नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। पूरे देश में बाढ़ का कहर इस समय कैसा है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। हम बिहार में हैं इस समय, पूर्वी चंपारण के हिस्से में है, जहां गंडक नदी किस तरीके से उफन रही है और किस तरीके से गांव-गांव में यहां पर बदहाली हो गई है बाढ़ की वजह से। दरअसल हर साल की यही कहानी हो जाती है। अब इसे नियति समझिए या फिर समझिए कि प्रशासन, अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पर कोई काम शायद नहीं कर पा रहा है। क्या है इसका कारण? क्या सिर्फ कुदरत या फिर इंसान कुछ कर सकता है? इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं और साथ ही वो तस्वीरें जरूरी हैं जो आपको दहशत में भी डालती हैं और आपके सामने सवाल भी खड़े करती हैं। देश में आ गया है जल प्रलय, सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले। बाढ़ का पानी जिंदगी पर धावा बोल रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ ने जीना दुश्वार कर दिया। नदी नाले उफन रहे हैं, इंसानों को उनके वाहनों समेत बहा कर ले जा रहे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं, मकान जल समाधि ले चुके हैं। बाढ़ की इस त्रासदी के बीच इंसान को इंसान, जानवर भी जान बचाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। बाढ़ की तस्वीरों को देखकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। सैलाब जब आता है तो सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है। मानव सभ्यता और बाढ़ का रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। अनेक सभ्यताएं नदियों के किनारे पनपी और बाढ़ से नेस्तनाबूद हो गई। आज भी बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसके नाम से ही देश के हजारों गांवों और नगरों के लोग थर्रा उठते हैं। हर साल बाढ़ से करोड़ों रुपए के घर बार, खेती और मवेशी तबाह हो जाते हैं। भारत में नदियों के किनारे करीब 40 करोड़ की आबादी बसती है और ये आबादी बाढ़ की भयंकर विभीषिका झेलती है। एक बार फिर देश में वही हालात हैं। आ गई तबाही और बर्बादी की बाढ़। सैलाब की तेज धार, जिंदगी पर भयंकर प्रहार। सैलाब में फंसी जान, बचा लो भगवान। नदियों में उफान, धरती का मिट गया नामो निशान। बाढ़ में बह गए इंसान, जानवरों की आफत में आई जान। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे असम से बिहार तक बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी काल बनकर बह रही है, तो बिहार में कोसी, गंडक और बागमती नदियों ने सैकड़ों गांवों को डुबो दिया है, हजारों घरों को अपनी आगोश में ले लिया है। कैसे इंसान की बिसात तिनके की तरह हो गई है। सैलाब के बीच लोग फंसे हुए हैं, जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बाढ़ से तबाही का मंजर महाराष्ट्र में भी है, तो मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरस रही है। भारत के अलावा बाढ़ ने जिंदगी पर प्रहार चीन में भी किया है। चीन में भी इस वक्त तबाही का भयानक मंजर है। ऐसा लग रहा है कि इस दफा कुदरत चीन को पानी में मिला देगी। चीन में तबाही की एक एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं बाढ़ पर हमारी खास पेशकश। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मौसम होते हैं। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बाढ़ में डूब रहा है बिहार।
सैलाब का प्रहार, बिहार हुआ लाचार। नदियों के भयंकर प्रकोप से कांप उठा बिहार। उत्तर बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। यहाँ की 9 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार में बाढ़ से लाखों लोग तबाही की कगार पर हैं। सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। लाखों की संख्या में लोगों को जिंदा रखने के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। कोसी, बागमती और गंडक नदियां बिहार के लिए इस वक्त जैसे काल बनी हुई हैं। सब बहुत दिक्कत होला मैडम, कुछ का साधन हमनी के लगे ना रहेला। देख रहे हैं कि सड़क वड़क भी पूरा पानी में भर गया। बहुत दिक्कत, चूल चौकी बर बिछावना के कोनो साधन नहीं के। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। जो भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। अब तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा में भी पानी बढ़ रहा है। ऐसे में बिहार का क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। आज हम आपको डूबते बिहार का पूरा सच दिखाएंगे। क्यों हर साल बिहार में तबाही की बाढ़ आती है और हर बार क्यों प्रशासन लाचार नजर आता है। बात नेपाल की भी होगी, क्योंकि इस दफा नेपाल ने बिहार को डुबोने की बड़ी साजिश की है। ये बिहार के गोपालगंज के हालात हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है और एक शख्स झोपड़ी के ऊपर खड़ा है और जान बचाने की गुहार लगा रहा है। और गोपालगंज की ये तस्वीर भी देखिए। बाढ़ का पानी भरा हुआ है और एक महिला बांस का मचान बनाकर उस पर खाना पका रही है। आसपास लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए खड़े हैं। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के किनारे बसे 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दर्जनों घर जलमग्न हैं। आने जाने के लिए अब नाव का ही सहारा बचा। और बीच बाढ़ में एक लड़का फंसा हुआ था, झोपड़ी पे 4-5 रोज से था, बैठा हुआ था और चिल्ला रहा था खड़े होकर कि मुझे हमको ही बचाते चलिए, हम लोग 4-5 रोज से फंसे हैं, निकलने का कोई सुविधा नहीं। और वो लड़का एकदम बिल्कुल बहुत ही बदहवास था और कोई भी उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर हम लोग नहीं जाते तो इनकेस हो सकता था कि वो लड़का शायद जिंदा न होता। गोपालगंज में उफनती गंडक में विकास पुरुष कहे जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख भी बह गई। 1 महीने पहले 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था, इस दावे और वायदे के साथ कि ये पुल बरसों तक टिका रहेगा। लेकिन सैलाब के थपेड़ों ने 29 दिन में भ्रष्टाचार की सीमेंट और घोटाले की रेत की पोल खोल दी। 264 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये पुल गंडक की धार को नहीं झेल पाया। बिहार में पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि नीतीश जी जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। और आनंद फानंद में ये 8 साल लगे पुल को बनने में, 264 करोड़ रुपए का पुल बना और ठीक चुनाव आ गया तो उसको दिखाने के लिए जो है उद्घाटन करने लगे और ये पुल जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए हैं। अब खगड़िया का हाल भी देख लीजिए। नाव तैर रही है। झोपड़ियों में बाढ़ ने घुसपैठ कर दी है। कुछ लोग जुगाड़ की नाव बनाकर काम चला रहे हैं तो डूबते गांव से कई परिवारों ने पलायन भी शुरू कर दिया है। खगड़िया जिले के दर्जनों गांवों को उफनती कोसी और बागमती ने डुबो दिया है। अब वो खाली होगा जब हम बना करके खिलाएंगे बच्चे को, हम भी खाएंगे। अभी तक भूखे पड़े हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी तक कोई कुछ नहीं है। बिहार के 8 जिले इस वक्त बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बिहार के दरभंगा में सैलाब ऐसा आया कि धौंसा नदी के किनारे बना जमींदारी बांध टूट गया। उसके बाद तो सैलाब ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। बांध टूटने से गांव के लोग सहमे हुए हैं।
लोगों ने प्रशासन से नाव और प्लास्टिक शीट की मांग की है ताकि वो ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ले सकें। हम सबका घर उर में पानी घुस गए पूरा, तब की करू, अपना मतलब माल जाल के लके रेलवे साइड में आयल छिए। लगातार बारिश और खतरे के निशान को लांघती कोसी ने मधेपुरा में भी बाढ़ के हालात ला दिए हैं। निचले इलाकों में बसे दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ की भयंकर चपेट में हैं। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है। बिहार में एक तो बाढ़ सता रही है, ऊपर से कोरोना ने भी बिहार को अपनी जकड़ में ले लिया है। इस वक्त बिहार का तो भगवान ही मालिक है। आज तक ब्यूरो। बिहार में आपको गांव के गांव ऐसे ही अगर जलमग्न नजर आते हैं तो जो नदियां हैं, जो खासकर जो नेपाल से होते हुए बिहार की तरफ आती हैं, ये गंडक नदी हो गई, बागमती हो गई, कमला हुई, तो ये सारी नदियां नेपाल में जैसे ही बरसात ज्यादा होती है, जैसे ही वहां पर पानी का स्तर बढ़ता है, नेपाल की तरफ से छोड़ दिया जाता है। सालों साल कोशिशें होती रहती हैं कि नेपाल के साथ किसी तरह की संधि रहे, लेकिन अब तो वो और चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। इसीलिए देखना होगा कि अगर परमानेंट तौर पर, स्थायी तौर पर इस समस्या का निपटारा चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि नेपाल से आने वाला वो पानी किसी तरीके से रुके और इन इलाकों में उस तरह के कम से कम छोटे बांध की भी व्यवस्था हो कि गांवों का ऐसा हाल देखने को न मिले। बिहार के लिए हर बरस नेपाल नासूर बनता है और बिहार को डूबने के लिए छोड़ देता है। इस वक्त बाढ़ से बिहार की जो दुर्गति बनी हुई है उसके पीछे नेपाल ही जिम्मेदार है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या बिहार के पास नेपाल का पानी रोकने का कोई इलाज नहीं है और क्यों बार बार बिहार बाढ़ में डूबता है और हजारों करोड़ का नुकसान होता है। इस साल भी पहले बाढ़ से तबाही नेपाल में शुरू हुई और उसके बाद बिहार तक आ गई। ये तस्वीरें नेपाल के सिंधफल चौक की। आप तबाही के इस सैलाब का तांडव देख सकते हैं। नेपाल में जैसे आसमान फट पड़ा है। नेपाल में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से 61 लोग मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लापता हैं। घर बार पुल सबको सैलाब बहा ले गया है और इसी सैलाब का रुख नेपाल ने बिहार की तरफ मोड़ दिया है। अब एक तरफ तो नेपाल से छोड़ा गया पानी, ऊपर से मूसलाधार बारिश ने उत्तर बिहार में तबाही का संगम बना दिया है। बिहार में 9 नदियां खतरे के लाल निशान को पार कर गई हैं। अब आपको समझाते हैं कि नेपाल से बिहार में बाढ़ आखिर आती क्यों है, तो एक लाइन में आपको समझाते हैं। बिहार में 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। नेपाल पहाड़ी इलाका है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका पानी नदियों के जरिए नीचे आता है और नेपाल के मैदानी इलाकों में भर जाता है। नेपाल में कई ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के पहाड़ी इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती हैं और फिर वहां से नीचे बिहार में दाखिल हो जाती हैं। नेपाल में पिछले कई साल में खेती की जमीन के लिए जंगल काट दिए गए हैं। जंगल मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ कर रखते हैं और बाढ़ के तेज बहाव में भी कटाव कम होता है। लेकिन जंगल के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है। नेपाल में कोसी नदी पर बांध बना है। ये बांध भारत और नेपाल की सीमा में है, जिसे 1956 में बनाया गया था। इस बांध को लेकर भारत और नेपाल के बीच संधि है। संधि के तहत अगर नेपाल में कोसी नदी में पानी ज्यादा हो जाता है तो नेपाल बांध के गेट खोल देता है और इतना पानी भारत की ओर बहा देता है जिससे बांध को नुकसान न हो। पिछले 40 सालों से यानी 1989 से अब तक बिहार लगातार हर साल बाढ़ से जूझ रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मुताबिक राज्य का 68,800 वर्ग किलोमीटर इलाका हर साल बाढ़ में डूब जाता है। आज तक ब्यूरो। पूर्वोत्तर को इस बार बाढ़ ने सबसे पहले सताना शुरू कर दिया। वहां के राज्यों का हाल भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से असम से लेकर अरुणाचल तक हाल इस समय नजर आ रहा है। पिछले 7 हफ्तों से असम में जल प्रलय जैसे हालात हैं।
असम में बाढ़ ने ऐसा कब्जा जमाया है कि जमीन का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने पूरे असम को जैसे डुबो दिया है। असम के धुबरी में भयंकर सैलाब की इस तस्वीर को देखिए। कैसे सैलाब दंदनाता हुआ आ रहा है और इस सैलाब के बीच एक शख्स फंसा है। वो एक दीवार को पकड़े हुए खड़ा है। लेकिन सैलाब के सामने उसकी ताकत और हिम्मत जवाब दे जाती है और वो बह जाता है। तभी सामने खड़े लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। नदी में आए इस भयंकर सैलाब को देखकर ही होश उड़ जाते हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर इससे बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब धुबरी की इस तस्वीर को भी देखिए। नीचे सैलाब ही सैलाब और झोपड़ी की छत पर एक शख्स 2 बच्चों के साथ बैठा है और अपनी बर्बादी का मंजर देख रहा है। हम आपको बता दें कि असम के धुबरी में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। अकेले धुबरी जिले में 5.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एनडीआरएफ की टीमें यहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और ये है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का मंजर। काजीरंगा नेशनल पार्क 90% पानी में डूब चुका है। जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखाई देता है। ऐसा लगता है किसी टापू पर आ गए। काजीरंगा के जंगली जानवर इस वक्त बेहद परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे गैंडे बाढ़ से बचने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। काजीरंगा से हाथी निकल कर भाग रहे हैं। हिरण भी बाढ़ से अपनी जान बचा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के 6 गैंडों सहित 76 जानवरों की मौत हो चुकी है। हॉक डियर प्रजाति के 61 हिरण लापता हैं। सेंट्रल फॉरेस्ट रेंज और बुरा पहाड़ रेंज में पशुओं के 4 कंकाल भी बरामद किए गए हैं। सीएम सोनोवाल ने काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा भी किया। उन्होंने जानवरों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और निर्देश भी दिए। और यह है असम के मोरी गांव का मंजर। चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ और बीच में घिरी ये झुग्गी झोपड़ियां। किसी तरह से लोग गले तक पानी में अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से निकल रहे हैं। बाढ़ के बीचों बीच जानवर भी फंसे हुए हैं। असम आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के मुताबिक 33 में से 27 जिलों में करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 50,000 लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। असम में ब्रह्मपुत्र समेत सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जगहों पर पुल और सड़कें टूट गई हैं। एनडीआरएफ की 12 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। असम के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और वो उफान पर है। इस बाढ़ के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदी असम में प्रवेश करती है तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानी इलाके में आ जाती है, जिसकी वजह से तबाही ज्यादा होती है। असम ऐसा राज्य है जहां कमोबेश हर साल बाढ़ आती है और सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। आज तक ब्यूरो। कहने के लिए सिर्फ पानी का सैलाब रहता है, लेकिन जिंदगी उथल पुथल हो जाती है क्योंकि घरों में पानी भर जाता है, सड़कों से कनेक्शन कट जाता है। आइए आपको देश के बाकी हिस्सों का भी हाल दिखाते हैं। बाढ़ से महाराष्ट्र में हाहाकार मचा है। राज्य के कई इलाकों में जिंदगी पस्त होने लगी है। सैलाब का खतरा बढ़ता जा रहा है। उफनती लहरों ने हाल बेहाल कर दिया है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में भी है, जहां जिंदगी बाढ़ के कोहराम के साए में गुजर रही है। शिवराज के मध्य प्रदेश का आपको पूरा हाल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की बदहाली। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में डराने वाली आवाज के साथ ये लहरें पूरी रफ्तार से बही जा रही हैं। सड़क पर पानी ही पानी भरा है। उसके ऊपर से तेज धारा लोगों को डरा रही है।
लेकिन बेबसी ऐसी कि हर हाल में इसे गुजर कर जाना ही है। दो बाइक वालों की लाचारी देखिए। सैलाब के संकट के बाद भी दोनों बाइक से उतर जाते हैं और इस खतरे के बीच लहरों से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि किसी के पैर उखड़ जाएं, फिर भी दोनों बाइक वाले खतरा मोल ले रहे हैं। उनके सामने से दो लड़के चले आ रहे हैं। तभी कुछ लोग दोनों बाइक वालों की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। आखिरकार संभल कर दोनों बाइक सवार किनारों पर पहुंचते हैं। इन लहरों के डर से ही दूसरे छोर पर कई लोग खतरा कम होने का इंतजार कर रहे हैं। अब जरा बुल्ढाना की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। एक तो उफनती लहरों का खतरा, ऊपर से बाइक पर 5 की सवारी। इन्हीं लहरों में एक बुलेरो फंस गई। उसमें कुछ लोग सवार थे जो धीरे धीरे एक एक कर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। महाराष्ट्र के विदर्भ में कई जिले मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। बुल्ढाना में 36 घंटे की अधिक बारिश ने बुरा हाल कर दिया। नदी नाले उफान पर हो गए, यातायात ठप हो गया। अब अकोला की हालत देखिए। 24 घंटे की बारिश ने जिले का ये हाल कर दिया है। नदियों में उफान है, लहरें तबाही मचाने को उतावली हो रही हैं। सैलाब ऐसा है कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। जिले की पूर्णा नदी का ये हाल देखिए, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मोरना, मन और निगोना नदियां भी खतरा बन चुकी हैं। ज्यादा पानी आने से बहुत नुकसान होगा है। सब किसानों का नुकसान होगा। यहाँ मेरा ही नहीं, सब किसानों का होगा। मेरी तो खेती बहुत है यहाँ पर, लेकिन सभी का भी ये पानी की वजह से बहुत नुकसान होगा। इतना नुकसान होगा, नदी का पानी आ गया उससे भी, ये पाटों का पानी गया उससे भी नुकसान हो गया। जो छोटे छोटे बीज थे वो सब दब गए। बाहर से जो लोग आए उन्होंने अभी सूचित कर दिया है कि नदी को पूर आ सकता है, बहुत बड़ी उधर से पानी आ सकता है, बहुत ज्यादा पानी बहकर आ रहा है, ऐसा उन्होंने सूचित कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदियों के किनारे बसे गांवों को अलर्ट करना पड़ा है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। अगले 3 दिनों के लिए भारी वृष्टि होने की संभावना को देखते हुए हमने अकोला जिले के जो भी पूर्णा नदी के और बाकी के भी नदी के जो एडजॉइनिंग विलेजेस हैं उन सबको इन्फॉर्म कर दिया है। और पूर या महापुर की यदि कोई परिस्थिति बनती है तो हमने सारे लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क किया गया है। महाराष्ट्र का ही जिला है यवतमाल। वहां बाढ़ ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ दी है। 2 दिनों की बारिश ने नेर तालुका में जमकर तबाही मचाई है। यहाँ एक दिन में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। इस वजह से मिलमिली नदी के किनारे सैकड़ों एकड़ में उपजाई जा रही फसल तबाह हो गई। महाराष्ट्र जैसा खतरा मध्य प्रदेश भी झेल रहा है। खरगोन की ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। बाढ़ की विभीषिका के बीच पुल पार करना एक युवक की जान पर बनाया। उफनती लहरों के खतरे के बाद भी वो निडर बन गया। पता था कि खतरा बेहिसाब है, फिर भी वो लहरों से होकर गुजरने की कोशिश करने लगा। उसकी बाइक पर दूसरा युवक भी बैठा हुआ था, लेकिन तभी वो तेज लहरों का शिकार हो गया। बाइक उफनती लहरों में समा गई। उसे चला रहा युवक भी बेबस हो गया। उसके साथी ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे सरेंडर करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद युवक संभल कर लहरों के बीच से किनारे पहुंचा। अब तक आसपास के लोग भी मौके पर आ गए और उसकी जान बचाई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए ऐसे खतरे नए नहीं हैं। पिछले साल भी महाराष्ट्र में ऐसी मुसीबत दिखी। राज्य से गुजरने वाली कृष्णा नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर गुजरने लगा था। सांगली, कोल्हापुर और सतारा जिलों में पानी भर गया था। महाराष्ट्र में कृष्णा, पंचगंगा, गोदावरी, भीमा कोयना और वारणा नदियों का तांडव हर साल मचता है। इससे पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली और सोलापुर जिलों में सबसे ज्यादा तबाही होती है। वहीं मध्य प्रदेश में नर्मदा, शिवना, हथनी, ओनखर, कोलांस, तवा, चंबल, काली सिंध नदी और शिप्रा नदियों से संकट बढ़ता है। मॉनसून के आते ही मुसीबत बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरत है कि राज्य सरकारें
कुछ ठोस कदम उठाएं और इस संकट से निपटने के जतन करें। खरगोन से उमेश रेवलिया और अकोला से धनंजय साबले के साथ जाका खान, बुल्ढाना आज तक। दरअसल हर साल की यही कहानी हो जाती है। अब इसे नियति समझिए या फिर समझिए कि प्रशासन, अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहां पर कोई काम शायद नहीं कर पा रहा है। क्या है इसका कारण? क्या सिर्फ कुदरत या फिर इंसान कुछ कर सकता है? इन सवालों के जवाब बहुत जरूरी हैं और साथ ही वो तस्वीरें जरूरी हैं जो आपको दहशत में भी डालती हैं और आपके सामने सवाल भी खड़े करती हैं। मॉनसून के आते ही मुंबई का खौफ हावी होने लगता है। पूरी माया नगरी डरने लगती है अनहोनी की आशंका भर से। मूसलाधार बारिश होती है तो पारा गिरता है, लेकिन इस आमची मुंबई के पसीने छूटने लगते हैं। जमींदोज इमारत की ये तस्वीर देखिए। मुंबई की भानुशाली बिल्डिंग का ये हश्र उसी भारी बारिश की वजह से है। 2 दिनों की भारी बारिश नहीं झेल पाई ये इमारत। इसके मलबे में दबकर कई जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। सिस्टर और भांजा क्या स्टेटस है? उन लोग मतलब इधर ही रहते। तो अभी स्टेटस क्या, मतलब मिले हैं क्या? नहीं, बहन का 6 बजे मिल गया बूढ़ी, और अभी भांजे का नहीं मिला। बहन का डेथ हो गया, इधर लेके गया। ये शायद सुनने में आया कि मार्च में बिल्डिंग खाली करने तो लॉकडाउन हो गया, उसके चलते रुक गए थे। मुंबई की बदहाली का ये सिर्फ एक मंजर है। जब मॉनसून आता है तो अपने साथ मुसीबत बेशुमार लाता है। मूसलाधार बारिश के थपेड़े कई संकट खड़ा करते हैं। निचले इलाकों में पानी ही पानी भर जाता है। कई हिस्से तो जलमग्न होने के बाद समंदर जैसा लगने लगते हैं। दादर, मुंबई सेंट्रल, कुर्ला, अंधेरी, साकिनाका, बोरीवली, गोरेगांव, जुहू, बांद्रा, परेल, सायन, माटुंगा, धारावी, कोलाबा, सांता क्रूज, कल्याण, हिंदमाता, अंधेरी जैसे इलाकों में आफत टूट पड़ती है। अभी 15 जुलाई की ही बात है। मुंबई ने वो आफत देखी। सड़कों पर पानी भरा तो ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। कहीं कार वाले फंसे तो कहीं स्कूटी सवार। कई ऐसे भी सबवे हैं जहां बारिश शुरू होने के साथ ही ये मुश्किल दुगुनी चौगुनी हो जाती है। इस वक्त हम मुंबई के मिलन सबवे इलाके में हैं और यहाँ पर हुई 2-3 घंटे की तेज बारिश के बाद ये आलम है। सबवे में पानी अच्छा खासा भर गया है। गाड़ियों की आवाजाही में मुसीबत हो रही है। आप अपने सामने देख सकते हैं मिलन सबवे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास एक बड़ा महत्वपूर्ण सबवे है। अगर यहाँ वाटर लॉगिंग हो जाए या यहाँ पर अगर ट्रैफिक अवरुद्ध हो जाता है तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा नतीजा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे होता है। और इस वक्त वही हो रहा है क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है और इस लो लाइंग एरिया में पानी भर चुका है। तो दूसरी छोर पे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि गाड़ियों को वहां से इस छोर पर आने में कितनी मुसीबतों का सामना हो रहा है। मुंबई की ये परेशानी तब और बढ़ जाती है जब समंदर की लहरें चेतावनी देती हैं। हाई टाइड के अलर्ट के साथ ही धड़कनें बढ़ जाती हैं। समंदर का सैलाब मुंबई के निचले इलाकों में डेंजर बनकर आता है। शहर में पानी भरने लगता है, ड्रेनेज सिस्टम फेल होने लगता है और फिर वही हर साल की तरह आने लगती है डरावनी तस्वीरें। आसमानी आफत का जो दर्द मुंबई ने झेला है शायद ही किसी महानगर ने महसूस किया हो। कौन भूल सकता है उस मनहूस साल 2005 को? कौन भूल सकता है उस साल की मनहूस तारीख 26 जुलाई को? कौन भूल सकता है डूबती मुंबई को, तबाही के तांडव को और मौत के खौफ को? ये वो तारीख थी जिसने बारिश के लिए मुंबई वासियों का नजरिया बदल दिया था। ये ऐसी मॉनसून तारीख थी जिससे खूबसूरत सुकून देने वाली बारिश खौफ का पर्याय बन गई थी। 3 महीने का मॉनसून भयावह हो चुका था। एक एक दिन काटना भी
मुंबई के लिए मुश्किल हो रहा था। 2005 की उस तबाही में 1000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। करीब 550 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। हजारों बसें, टैक्सी, ऑटो को नुकसान पहुंचा था। 24 घंटों के लिए मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई थी। करीब 10 से ज्यादा दिनों तक मुंबई लोकल ठप हो गई थी। 29 अगस्त 2017 को भी मायानगरी की बाढ़ ने हालत पतली कर दी थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुंबई की ऐसी हालत हर साल क्यों होती है। दरअसल 7 द्वीपों को पटककर मुंबई ने आकार लिया। इसमें बांद्रा रिक्लेमेशन, बैक बे रिक्लेमेशन और नरीमन पॉइंट जैसे कई स्थानों को जोड़ा गया। साथ ही मुंबई की 22 पहाड़ियों पर भी बस्तियां बसा दी गईं। ये सब किए जाने के दौरान जल निकासी का कोई ध्यान नहीं रखा गया। नतीजा ये हुआ कि बर्बादी का मंजर मुंबई की किस्मत में मानो लिख दिया गया हो। अब ये इस महानगर का दुर्भाग्य ही है कि हालात सुधरने के अब तक ठोस इंतजाम नहीं किए गए। 2005 की भीषण त्रासदी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 58 योजनाएं बनाने का फैसला किया ताकि मुंबई की तकदीर संवर सके। लेकिन बीएमसी की फ्लड गाइडलाइन रिपोर्ट 2019 के मुताबिक 58 में से महज 27 योजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। ऐसे में नतीजा सबके सामने है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। कुछ राज्यों के लिए तो लगभग नियति है बाढ़ कि साल दर साल उन्हें उन्हीं चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जो गर्मी में सूखे से परेशान रहते हैं, उनके लिए अचानक जब बाढ़ आती है, जैसे कि गुजरात जैसा राज्य, वहां पर बाढ़ की वजह से कैसा कोहराम मचता है, ये दिखाते हैं। पिछले महीने निसर्ग तूफान के अलर्ट ने गुजरात को डरा दिया था। महाराष्ट्र के रास्ते आने वाला था ये निसर्ग तूफान। आया भी, लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले ही वो बेदम हो गया। हालांकि राज्य के कई जिलों में हुई मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसा खतरा पैदा किया। गुजरात पर बाढ़ का संकट हर साल डराता है। देश के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा है, उनमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात हैं। भौगोलिक हालात ऐसे हैं कि इन राज्यों पर संकट कम नहीं होता। हर साल मॉनसून आने के साथ ही वो खौफ दिखने लगता है। दरअसल देश 3 ओर से समुद्र से घिरा है। जानकार मानते हैं कि यही स्थिति बाढ़ की तबाही को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। गुजरात भी समंदर से सटा हुआ है। इसका असर हर साल राज्य में होने वाली तबाही के रूप में दिखता है। इस साल सौराष्ट्र के जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली और द्वारका के साथ ही कच्छ आसमानी आफत की गवाह बन चुके हैं। कुछ दिन पहले ही इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई थी। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया था। बाजार जलमग्न हो गए थे। सड़कें समंदर बन गई थी। एक बार फिर वैसा ही खतरा गुजरात पर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट शुक्रवार को जारी किया। इसके मुताबिक आज रात तक भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और दक्षिण गुजरात के सूरत, वलसाड़ और नवसारी में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते गुजरात सरकार ने एनडीआरएफ की 8 से ज्यादा टीम सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में तैनात कर दी है। गुजरात और बाढ़ का पुराना रिश्ता है। राज्य हर साल बेबस नजर आता है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि 2019 में गुजरात के 22 जिले मानसून में पानी पानी हो गए। इस तबाही में 169 लोगों ने जान गंवा दी। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में भी 52 लोगों ने जान गंवाई। उससे एक साल पहले यानी 2017 में बाढ़ की त्रासदी में करीब 225 लोगों की मौत हो गई। 2015 में भी आसमानी आफत के बाद करीब 90 लोगों की मौत हो गई थी।
राज्य पर खतरा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश होती है। इसका असर गुजरात में दिखने लगता है। नर्मदा में लहरें रौद्र रूप दिखाने लगती हैं, जिसकी वजह से नर्मदा और भरूच जिलों में बाढ़ का संकट मंडराने लगता है। राज्य के अन्य नदी ताप्ती से सूरत में, जबकि विश्वामित्र नदी से वडोदरा की मुसीबत बढ़ती है। वहीं अहमदाबाद में साबरमती नदी से बाढ़ का खतरा है। चक्रवाती तूफान भी गुजरात के लिए खतरे का सबब रहे हैं। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। बाढ़ के समय एक तो नदियों का जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है, दूसरा उनका जो आवेग होता है, उनकी जो रफ्तार होती है वो इतनी तेज होती है कि जमीन को भी कई जगह पर काटते हुए ये नदियां आगे बढ़ती हैं, जिसकी वजह से इतनी समस्याएं आती हैं और जिसकी वजह से बड़े से बड़ा, विकसित से विकसित देश हो, अगर नदियों ने ये रौद्र रूप ले लिया तो वहां फिर तबाही ही तबाही नजर आती है। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और तरक्की पर बड़ा घमंड था। दुनिया को कोरोना देने वाला चीन अब पानी पानी हो गया है। चीनी सरकार के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा है वो कुदरत की इस त्रासदी से कैसे निपटेगा। बीते 6 दशकों में चीन ने इतनी बरसात नहीं देखी है। शहर के शहर डूब गए हैं। आलम यह हो गया है, यहां सड़कों पर लोग नाव लेकर निकल रहे हैं। सड़क पर खड़ी होने वाली कारें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई दिखती हैं। कोरोना का एपिसेंटर कहे जाने वाले वुहान, हुबई जैसे प्रांतों में हर ओर पानी ही पानी दिख रहा है। पानी को रोकने के लिए मिट्टी की अस्थायी दीवारें बनाई जा रही हैं। जानकारी के अनुसार बाढ़ के चलते अब तक चीन को $8 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। चीन के तमाम शहरों के कई बड़े पर्यटक स्थल भी इस बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। चीन में इस साल जून से ही बारिश हो रही है। अक्सर आंकड़े छुपाने वाला चीन अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। उसकी तबाही दुनिया में दिखाई दे रही है। चीन में 1961 के बाद ये सबसे भयंकर बाढ़ आई है। इस साल चीन में सब कुछ अलग ही हुआ है। चीन से कोरोना फैला, अब चीन बाढ़ की भयंकर त्रासदी झेल रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बाढ़ से अब तक करीब 4 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के 27 प्रांत इस वक्त बाढ़ की आपदा झेल रहे हैं। बुरी तरह प्रभावित प्रांतों में जियांगशी, अनहुई, हुबई और हुन्नान प्रांत शामिल हैं। चीन में इस बाढ़ से 28,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। चीन में 433 नदियां तांडव मचा रही हैं। चीन में आगे क्या होने वाला है ये तो खुद चीन भी नहीं जानता। जमीन की भूख रखने वाला चीन अपने घर में जमीन देखने को तरस गया है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।